गुड इवनिंग दोस्तों। आरपीएस इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग का जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का पेपर होने वाला है, आज उसकी एग्ज़ाम सिटी का पता चल गया है। तो अब बहुत कम समय बचा है। अब हमको अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथिक फार्मेसी की कौन सी शाखा दवाओं की तैयारी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथिक फार्मेसी में डायलूशन का क्या मतलब होता है? तो डायलूशन का मतलब होता है दवा की शक्ति को कम करना। डायलूशन का मतलब होता है दवा की शक्ति को कम करना। ये इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथी फार्मेसी में सक्सेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, दवा की शक्ति देना। ये इसमें क्या होगा, सही होगा। फिर उसके बाद होम्योपैथिक डायलूशन तैयार करने के लिए कौन सा स्केल आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सेंटीसिमल पैमाना। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा होम्योपैथिक टिंचर का एक उदाहरण है? तो इसमें होगा आर्निका। होम्योपैथी में मटेरिका मेडिका क्या है? तो ये दवाओं के संदर्भ में क्या है, एक पुस्तक है। मटेरिका मेडिका क्या है, एक दवाओं के संदर्भ में क्या है, पुस्तक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी आसवन विधि आसुत पानी तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसमें क्या होगा, सरल आसवन। इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। भाप आसवन के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो भाप जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरल आसवन की तुलना में अंशीय आसवन का प्रमुख लाभ क्या है? इसका बी सही होगा, एक साथ कई घटकों को अलग करना। अगला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथी में आसुत पानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इसमें कोई अशुद्धता क्या होती है, नहीं होती है। यह इसका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आसवन विधि वाष्पशील पदार्थों के लिए सबसे प्रभावी है? तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंशीय आसवन में अंशीय कॉलम का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो बी कई आसवन की अनुमति देना। अगला प्रश्न है, फार्मास्यूटिकल्स प्रक्रियाओं में सुखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें बी सही होगा, नमी को निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकार का ड्रायर गर्मी और हवा के संचार का उपयोग करके सामग्रियों को सुखाता है? तो बी सही होगा, ट्रे ड्रायर। अगला प्रश्न है, कौन सा ड्रायर आमतौर पर बड़े पैमाने पर पाउडर और ग्रेन्यूल्स को सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है? इसमें डी सही होगा, बेड ड्रायर। अगला प्रश्न है, फ्रीज ड्रायर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बी इसमें सही होगा, संवेदनशील सामग्री को संरक्षित करने के लिए। स्प्रे ड्रायर का उपयोग करने का मुख्य नुकसान क्या है? तो उच्च लागत होती है इसमें, इसलिए इसका क्या है, नुकसान है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रकार का ड्रायर उन सामग्रियों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें नाजुक सुखाने की आवश्यकता होती है? तो इसमें वैक्यूम ड्रायर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सुखाने की प्रक्रिया तरल फार्मूले में घोलनशियों को निकालने के लिए अच्छी है? इसमें बी सही होगा, स्प्रे सुखाने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैक्यूम ड्रायर का उपयोग एक लाभ है, सुखाने के लिए काम करता है?
रोटरी डायर की मुख्य विशेषता क्या है, अगला प्रश्न है। तो इसमें बी सही होगा, लगातार काम करता है रोटरी डायर। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, सुखाने के संदर्भ में नमी सामग्री की से क्या तात्पर्य है। तो इसमें ए सही होगा, सामग्री में उपस्थित पानी की मात्रा। अगला प्रश्न है हमारा, फार्मेसी में रसायनों और घोलनशियों के भंडारण के लिए कौन सा क्षेत्र आवश्यक है। तो सी सही है, रासायनिक भंडारण कक्ष। अगला प्रश्न है, फार्मेसी में हार्बेरियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पौधों की प्रजातियों की पहचान के लिए हार्बेरियम क्या होता है, बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फार्मेसी एक कुशल वितरण क्षेत्र के लिए आदर्श लेआउट की विशेषता है। बी सही होगा, अलग कार्यस्थल। अगला प्रश्न है हमारा, फार्मेसी के लेआउट को डिजाइन करते समय कौन सा महत्वपूर्ण विचार है। इसमें कार्य की धारा या कार्य वाला ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, कार्य की धारा। अगला प्रश्न है, फार्मेसी के लिए स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस प्रकार की फर्श सबसे उपयुक्त है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, विनाइल फर्श इसमें क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, आदर्श फार्मेसी लेआउट में हार्बेरियम कहाँ होना चाहिए। बी सही है, अलग कमरे में होना चाहिए। फार्मेसी में मलहम तैयार करने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है। तो बी सही होगा, कोष्ठक और कूटन। अगला प्रश्न है, अधिकांश औषधियों के भंडारण के लिए आदर्श तापमान की सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसमें 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फार्मेसी में गलियों की अनुशंसित चौड़ाई क्या होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, फार्मेसी के भंडारण क्षेत्र के लिए किस प्रकार की शेल्विंग पसंद है। तो सी सही होगी। फार्मास्यूटिकल्स में नमी की मात्रा निर्धारित करने के लिए सबसे सामान्य विधि कौन सी है। तो बी ओवन ड्राइंग विधि। अगला प्रश्न है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन विधि में पानी के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए कौन सा घटक उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि हाइड्रोस्कोपिक सामग्रियों में नमी की मात्रा निर्धारित करने के रूप में उपयोगी है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा आपका, वैक्यूम ड्राइंग विधि। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि संतुलन का उपयोग करके वजन में कमी को मापकर नमी की मात्रा निर्धारित करता है। तो डी इसमें सही होगा, ओवन ड्राइंग विधि, इंफ्रारेड ड्राइंग विधि और टीजीए। इंफ्रारेड नमी की मात्रा निर्धारण विधि में नमी क्या अवशोषित करती है। तो नमी प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है। कौन सी सुखाने की विधि संवेदनशील यौगिकों के अपघटन का सबसे कम कारण बनती है। तो बी फ्रीज ड्राइंग। अगला प्रश्न है हमारा, ओवन ड्राइंग विधि का नुकसान क्या है। तो इसमें डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, थर्मोग्राविमेट्रिक विश्लेषण टीजीए विधि का सिद्धांत क्या है। तो इसमें बी सही होगा, वजन में कमी मापना। अगला है, नीचे दिए गए में से कौन सी विधि पाउडर में नमी की मात्रा मापने के लिए उपयुक्त है। तो इसमें डी सही होगा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, होम्योपैथिक स्वास्थ्य का सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो मन, शरीर और आत्मा का संतुलन पर ये क्या करता है, जोर देता है। 2 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए में से कौन सा स्वास्थ्य निर्धारण करने वाला एक मानक है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, डी सही होगा, सभी इसमें सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर स्वास्थ्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो पहला सही होगा, दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता। नीचे दिए गए में से कौन सा सामाजिक स्वास्थ्य को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। तो ए इसमें वर्णित करता है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य का संकेतक किसे माना जाता है। तो इसमें डी सही होगा, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द समय के साथ बीमारी की स्वाभाविक प्रगति का वर्णन करता है? तो प्राकृतिक इतिहास क्या करता है? वर्णन करता है। नीचे दिए गए में से कौन सा रोग का कारक नहीं है? तो रोग का कारक तनाव इसमें क्या होता है? नहीं होता है। अगला प्रश्न है, होम्योपैथिक रोग की अवधारणा किस पर केंद्रित होती है? तो संपूर्ण व्यक्ति पर क्या होती है? केंद्रित होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य संवर्धन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन का प्राथमिक लक्ष्य जो होता है उपरोक्त सभी होता है इसमें। अगला 13 नंबर का प्रश्न है, होम्योपैथिक शब्द जीवित शक्ति किस पर संदर्भित है? ठीक है, तो इसमें सी सही होगा, स्वाभाविक उपचार क्षमता पर संदर्भित है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा संकेतक सामुदायिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो शिशु मृत्यु दर इसमें क्या होगा? सही होगा। संतुलित आहार क्या है? बी सही होगा। अगला प्रश्न है, होम्योपैथिक में स्वास्थ्य शिक्षा किस पर ध्यान देता है? तो डी सभी इसमें सही होगा। नीचे दिए गए में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? तो इसमें खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन से पोषक तत्व की कमी से अनीमिया रोग होता है? तो लौह तत्वों की जब हमारे भोजन में कमी हो जाती है तो अनीमिया नामक बीमारी से हम क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होती है? तो विटामिन के क्या होती है? जिम्मेदार होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है व्यक्ति को। उसके बाद अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्म का कार्य क्या है? तो ऊर्जा का उत्पादन करना, कोशिकीय गतिविधियों का स्थल या पोषक तत्वों का भंडारण करना, ये सब इनके क्या होते हैं? कार्य। इसमें हमारा चारों ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से किसमें संलग्न है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में क्या है? संलग्न है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सा संरचना कोशिका के आकार का समर्थन देता है या समर्थन प्रदान करता है? तो साइटोस्केलेटन होगा। उसके बाद कोशिका के भीतर छोटी झिल्ली बंधन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसमें अंग कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसे संदर्भित करता है? तो कोशिका के बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में किस संरचना का आकार लिपिड का संश्लेषण करना होता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। कोशिका विभाजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विकास और मरम्मत करना। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ की रक्षा करता है? तो इसमें सी न्यूक्लियर आवरण जो होता है आनुवांशिक पदार्थ की क्या करता है? रक्षा करता है। पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है। कौन सा संयोजी ऊतक शरीर में वसा संग्रहित करता है? तो एडिपोज ऊतक जो होता है हमारे शरीर में वसा को संदर्भित करता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो में मिलते हैं।